नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मिजोरम में यह चुनाव अब तक का सबसे निर्णायक विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार बीजेपी चुनाव में प्रमुख भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को बीजेपी पर भरोसा होने लगा है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 7 नवंबर को होगा मतदान। इस बीच बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में माओवादी हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में दुर्गम और माओवाद प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को आज ही रवाना कर दिया जाएगा। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की नक्सलियों ने हत्या कर दी। वे कौशलनार बाजार में भाजपा का प्रचार करने गए थे, जहां नक्सलियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थमने से पहले आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में 2 जनसभाएं करेंगे। यह जनसभा गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोटा विधानसभा और बिलासपुर जिले के मसूरी विधानसभा में होंगी। 5 चुनावी राज्यों में प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा अब से कुछ देर बाद सिवनी में होगी, वहीं दूसरी जनसभा खंडवा में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव में मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव में ही जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में भाग लिया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि आज भारत हर बैरियर तोड़ता हुआ सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण बिल दशकों तक लटकने के बाद ऐसा लगने लगा था कि ये बिल कभी पास नहीं होगा, लेकिन ये बाधा भी हमने पार कर ली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज एक सच्चाई है। केंद्र सरकार ने 29वें चरण के चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया है। ये बॉन्ड इस महीने के 6 से 20 तारीख तक बैंक की 29 शाखाओं से जारी और भुगतान किए जाएंगे। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे। इसके बाद बॉन्ड जमा करने पर किसी भी राजनीतिक दल का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन भुगतान किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन है। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के समापन सत्र को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। इस 3 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण में देश सहित दुनिया भर के खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मुंबई का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बॉम्बे का दौरा करेंगे, जहां वे संस्थान के छात्रों और संकाय सदस्यों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोपाल में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए झूठे दावे, वादे और झूठी गारंटी देकर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। नीति आयोग आज नई दिल्ली में परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी विकास, प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देने पर एक कार्यशाला कर रहा है। यह G20 नई दिल्ली घोषणा के अनुरूप 10 विषयों पर हो रही कार्यशालाओं की श्रृंखला में चौथी होगी। और आइए आपको अब सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के सिवनी में, जहां पे प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मुझे बैठने का मौका मिला। उनके आशीर्वाद लिए
और उनके विचारों को सुनकर के मन बहुत प्रभावित हो गया। साधना में रत जीवन को पूर्णतया अपरिग्रह के सिद्धांतों पर ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने वाले पूज्य विद्यासागर जी महाराज के विचार, उनके आशीर्वाद आज के दिन की मेरी शुरुआत नई प्राण शक्ति बन गई है। और आज यहां पर मुझे आपके आशीर्वाद, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। मैं साफ कहता हूं दोस्तों, ये जो राजनीति में गुणा भाग करने वाली एक टोली रहती है, हिसाब किताब करती रहती है, 5-10 लोगों को पूछ करके मन बना लेती है, वो जरा यहां आकर के नजर कर ले, विजय कहां होती है ये दिखता है। हमारे सांसद महोदय मुझे कह रहे थे कि 30 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहां आया है। देखिए, ये सौभाग्य भी मुझे ही मिला। आपके आशीर्वाद पाना ये भी तो सौभाग्य होता है, और सौभाग्य कारण आज मैं आपके बीच आ गया। मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी क्यों है, इसका एक उदाहरण पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। कोरोना के काल में मेरे मन में एक ही विचार चलता था कि दुनिया भर में इतना बड़ा संकट आया है, परिवार का एक एक व्यक्ति जान बचाने के लिए भय के बीच जी रहा है। बाहर जाना मुश्किल, काम करना मुश्किल, काम चलाना मुश्किल। तब मेरे दिल में एक ही विचार आया था कि मैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जितना कर सकता हूं करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैदान के जंग में रहूंगा और कोरोना से लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे देशवासियों को बचाने के लिए जो करना पड़े करूंगा। और उस वेदना में से, उस करुणा में से, उस संवेदना में से मेरा पहला संकल्प बना था कि मैं इतने बड़े संकट में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं गरीब से गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे कभी भूखे सो न जाए, इसके लिए मैं जागता रहता था। और भाइयों बहनों, कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा। उनका चूल्हा कभी बूझा नहीं, मां को कभी
रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े। और इसलिए भाइयों बहनों, वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मैं तो गरीबी से निकला हूं। गरीबी क्या होती है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, मैं गरीबी को जी करके आया हूं। मैं गरीब के दर्द को महसूस करता हूं और इसलिए आपके बेटे ने, आपके भाई ने एक बहुत बड़ा निर्णय मन में पक्का कर लिया है। दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे हम। 5 वर्ष के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये सुनकर के आपके अंदर जो चेतना आई है, मेरा निर्णय सही होगा, ये आपके आशीर्वाद से दिख रहा है। और इस पर केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले कांग्रेस का एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। तो पीएम मोदी सिवनी में इस विशाल जनसभा को यहाँ संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि लगातार जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। 2014 पहले की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो घोटाले थे वो सामने आते हैं, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है तब से जो घोटाले हैं वो नहीं होते। और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी जो पीएम गरीब कल्याण योजना है इसको जारी रखा जाएगा अगले 5 सालों के लिए, जिसका कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश यही रही कि कोई भी भूखा ना रह पाए, हर एक परिवार तक, गरीब परिवार तक जो मुफ्त राशन है वो पहुंचना चाहिए। और कोरोना काल में भी हमने देखा किस तरह की विकट परिस्थितियां सबके सामने थी, लेकिन ऐसे में भी किसी के सामने जो राशन है, अन्न है, उसकी कमी नहीं होने दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जो सिवनी के लोग हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से बदलाव आ रहा है और जनता यही चाहती है कि अब जो भरोसा है वो लगातार बीजेपी पर बना रहे। अब आइए खबरों में आगे हम बढ़ते हैं। तेज़ रफ्तार से आपको फिर जो खबरें हैं वो बताते हैं। खासतौर से नीति आयोग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है कार्यशाला। इस कार्यशाला को 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज दोपहर मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने कहा कि मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित उत्तर बिहार के 8 संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अध्यक्षों और किसानों को भी बुलाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मौजूदा सरकार में मंत्री महेश जोशी का टिकट कट गया है। जोधपुर सूरसागर से पिछला चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी अयूब खान के बेटे को टिकट दिया गया है। 6 सूचियों को मिलाकर कांग्रेस अब तक 179 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन अगले सप्ताह नई दिल्ली आएंगे। वे मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस वार्ता से अमेरिका और भारत के बीच शिखर स्तरीय विचार विमर्श का मंच उपलब्ध होगा। ब्लिंकन और ऑस्टिन नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट करेंगे। अमेरिकी मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ संदेश के साथ देश भर के 11 शहरों में राष्ट्रव्यापी बाइकर्स रैलियां आयोजित की जा रही हैं। इन रैलियों का मुख्य उद्देश्य देश भर के युवाओं को आयुर्वेद दिवस के वैश्विक संदेश आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ से जोड़ना है।
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि युवाओं को आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान से जोड़कर एक मजबूत और स्वस्थ भारत का भविष्य बनाया जा सकता है। भारतीय नौसेना की बहुप्रतीक्षित और सबसे बड़ी नौकादौड़ नौकायन चैंपियनशिप आज से मुंबई में शुरू हो रही है, जो 9 नवंबर तक चलेगी। INSC के इस संस्करण में 3 नौसेना कमानों की टीमें भाग लेंगी, जिनमें अधिकारी, कैडेट और नाविक अग्निवीरों सहित शामिल होंगे। यह नौकादौड़ नौकायन के 3 सबसे लोकप्रिय प्रारूपों में होगी। भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच जारी संयुक्त गुरिल्ला युद्ध सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का समापन हो गया है। युद्ध सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई में 23 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इस अभ्यास को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, दोनों देशों की सेनाओं के परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। केरल में कलामासेरी बम विस्फोट के बाद केरल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए राज्य भर में 54 मामले दर्ज किए हैं। मलप्पुरम जिले में सबसे अधिक 26 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एर्नाकुलम में भी बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कई फर्जी प्रोफाइलों की भी पहचान की है, जो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से फर्जी संदेश फैला रहे थे। मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जॉम्ब्री अब्दुल कादिर 6 से 7 नवंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे 6ठी भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। संयुक्त आयोग बैठक के दौरान मलेशिया के साथ राजनीतिक, आर्थिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश संबंधों में रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालत इतनी खराब है कि सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया है। अभी भी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। प्रदूषण से अगले 3-4 दिनों तक भी कोई राहत मिलने की आशंका नजर नहीं आ रही है। वहीं प्रदूषण और गंभीर होने के आसार हैं। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सभी प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। वहीं कक्षा 6 से 12 तक के लिए स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट होने का विकल्प दिया जा रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली के चिड़ियाघर में भी पानी का छिड़काव किया गया। पंजाब के लुधियाना में एक हौजरी फैक्ट्री में अचानक आग लगने से 3 लोग झुलस गए, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग पर काबू पा लिया गया। पंजाब के ही फिरोजपुर में देर रात प्राइवेट कंपनी में बने पराली स्टोरेज हाउस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजस्थान के झुंझुनू के रीको इलाके में शनिवार देर रात गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगी थी। हालांकि घटना का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। पंजाब के मोगा में बारात लेकर जा रही कार ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में दूल्हे सहित 4 की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें से 2 की मौत मौके पर ही हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 28% उछाल के साथ 4,253 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 3,313 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मेकर इंटेल ने मेक इन इंडिया लैपटॉप बनाने के लिए 8 भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी EMS कंपनियों और मूल डिजाइन निर्माताओं के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का एकीकृत नेट प्रॉफिट 9.13% वृद्धि के साथ 16,099.58 करोड़ रुपए हो गया है। कम मांग और बढ़ी हुई कीमतों के कारण अक्टूबर में भारत की सेवा क्षेत्र की वृद्धि धीमी होकर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। अक्टूबर महीने में यह गिरकर 61 से 58.4 के आंकड़े पर आ गई। केंद्र ने कहा कि दिल्ली NCR में मदर डेयरी के सफल बिक्री केंद्र पर 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज उपलब्ध की जाएगी। प्याज की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है। एयर इंडिया ने अलास्का एयरलाइंस के साथ द्विपक्षीय इंटरलाइन साझेदारी की है। इंटरलाइन साझेदारी के तहत किसी एक एयरलाइंस के यात्रियों को दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं मिलती हैं। विदेशी बाजार के बदलते रुख के चलते स्थानीय बाजार में मांग में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली थोक बाजार में विभिन्न खाद्य उत्पादों की कीमतों में बदलाव नहीं देखा गया। नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान चालक दल के सदस्यों के सेवा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसमें पायलटों के आराम और चालक दल के सदस्यों की सेवा अवधि पर कई बदलाव की बात कही गई है।
टाटा समूह के आभूषण ब्रांड तनिष्क ने लंबी अवधि में वैश्विक स्तर पर 50 स्टोर खोलने की योजना बनाई है। टाइटन के सीईओ ने सिंगापुर में तनिष्क बुटीक खोलने के मौके पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समय टाइटन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 13 बुटीक हैं और वह प्रवासी भारतीयों की सेवा के लिए लगातार नए स्थानों की तलाश कर रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत कुबा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल दूसरे विश्व स्थानीय उत्पाद मंच में भाग लेने के लिए नीदरलैंड के लिए रवाना हुआ। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय स्वर्ण भंडार $499 मिलियन की बढ़त के साथ $45.92 बिलियन पर जा पहुंचा। यूको बैंक ने अपनी विकास योजना में रणनीतिक बदलाव करेगा। आगामी तिमाही में खुदरा, एमएसएमई और कृषि को विकास के मुख्य चालक मानते हुए अपने कॉर्पोरेट ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करेगा। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में इजरायली सेना के ठिकानों से विस्फोटों और धुएं को उठते हुए दिखाया गया है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर हमले का दावा किया था। इजरायल ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर भारी बमबारी की है। बमबारी के बाद गाजा से आग और धुआं उठता देखा गया। अमेरिका ने गाजा में एक बार फिर मानवीय युद्ध विराम की बात को दोहराया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में हो रहे हमलों के ठहराव पर अपनी सहमति जताई। साथ ही जो बाइडेन ने कहा कि युद्ध विराम से हमास को फिर से संगठित होने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह बयान अपने गृह राज्य डेलावेयर की यात्रा के दौरान दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन की यात्रा की। एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और राजकुमार से मुलाकात की। अमान में जॉर्डन और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने बार बार दुश्मनी को समाप्त करने पर जोर दिया और कहा कि हजारों नागरिकों की मौत को आत्मरक्षा के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। गाजा पट्टी में जारी इजरायली सेना की कार्रवाई के बीच इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पीएम नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही हमास द्वारा गाजा में बंधक बनाए गए कई परिवार से सरकार की आलोचना भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए अपने रिश्तेदारों को घर लाने की मांग की है। तेल अवीव में हजारों लोगों ने बंदियों की तस्वीरें प्रदर्शित करते हुए उन्हें रिहा करने पर जोर दिया। नेपाल में शुक्रवार रात आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 150 से अधिक हो गई है। नेपाल में भूकंप से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम, पश्चिम और जाजरकोट में हुई। भूकंप से भीषण तबाही और बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। गुजरात के एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय रिवरसाइड स्कूल को शिक्षा के प्रति छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के लिए लंदन में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2023 के विजेताओं में नामित किया गया। अहमदाबाद स्थित रिवरसाइड स्कूल को दुनिया भर के 4 अन्य विजेता स्कूलों के साथ नवाचार श्रेणी में $50,000 के पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेंगे। विदेश विभाग के बयान के अनुसार लू 4 से 11 नवंबर तक यात्रा पर रहेंगे, जिसकी शुरुआत कजाकिस्तान से होगी, जिसके बाद वह उज्बेकिस्तान और अंत में भारत आएंगे। लंदन असेंबली के भारतीय मूल के सदस्य कृपेश ईरानी ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने हिंदू विरोधी घृणा की बढ़ती घटनाओं से बेहतर तरीके से निपटने का आह्वान किया गया है। टीम इंडिया और शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीका की टीम आज आमने सामने होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में 90 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका को 50 मैच में जीत मिली है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या विश्व कप में होने वाले आगामी मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दी गई है। हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं पूरे जोश के साथ टीम के साथ रहूंगा और हर खेल की हर गेंद पर उनका उत्साहवर्धन करूंगा। आईसीसी वनडे विश्व कप में आज के पहले मैच में पाकिस्तान ने 21 रन से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने डकवर्थ लुईस नियम के न्यूजीलैंड को 21 रन से हराया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। पाकिस्तान के लिए फखर जमान ने 126 रन की शानदार पारी खेली, वहीं बाबर आजम ने 66 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने 6 विकेट गंवाकर पाकिस्तान को जीत के लिए शनिवार को 402 रन का लक्ष्य दिया था। वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 287 रन का लक्ष्य रखा था।
ऑस्ट्रेलिया के लिए मानस लाबुशेन ने सबसे ज़्यादा 71 रन बनाए, कैमरून ग्रीन ने 47 और स्टीव स्मिथ ने 44 रन बनाए। पाकिस्तान की जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल मैच में सलीमा टेटे और वैष्णवी विठल ने एक गोल करके भारत को जीत दिलाई। अब फाइनल में भारतीय टीम का सामना जापान से होगा। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में आज हैंडबॉल, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी और बॉक्सिंग सहित कई अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ी दमखम दिखाते नजर आएंगे। कड़ी प्रतियोगिता के बीच महाराष्ट्र की टीम 65 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर काबिज है। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जोकोविच ने रूस के आंद्रे रुब्लेव को हराकर खिताबी मैच में अपनी जगह बनाने में वो कामयाब रहे। प्रीमियर लीग में कल देर रात खेले गए मैच में मैनचेस्टर सिटी ने बॉर्नमाउथ को 6-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर के लिए बर्नार्डो सिल्वा ने 2 गोल दागे। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 में शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, पठान और कबीर के रूप में कैमियो करेंगे। फिल्म दीवानगी की रिलीज के साल बाद निर्देशक अनीस बाजमी और अजय देवगन सीक्वल के लिए फिर से साथ आने की योजना बना रहे हैं। 10 दिवसीय जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल का आज समापन होगा। सेल्विन राज एवियर की फिल्म कंजूनियन कनप्पन के ट्रेलर को लियो के निदेशक लोकेश कनकराज ने शेयर किया। मार्वल की इको सीरीज जनवरी 2024 में डिज्नी हॉटस्टार पर दस्तक देगी। अभिनेता मनीष पॉल हिस्ट्री हंटर करेंगे होस्ट। यह एक डॉक्यू सीरीज होगी जो पूरे भारत के अनोखे ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करेगी। मशहूर बंगाली फिल्म निर्माता और थिएटर अदाकारा गौतम हल्दर के 67 वर्ष की आयु में दुनिया से उन्होंने विदा ली। AI की बदौलत बीटल्स फैंस को मिला अनोखा तोहफा। 4 दशकों बाद नाउ एंड दे नामक मशहूर बैंड का आखिरी गाना हुआ पूरा। कमल हासन की 1996 में आई इंडियन का दूसरा पार्ट इंडियन 2 जल्द बॉक्स ऑफिस पर आने वाला है। इंडियन 2 का टीजर अब रिलीज हो चुका है। और कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 17 से मनस्वी ममगई बाहर हो गई हैं। जनता ने सबसे कम वोट के साथ एक हफ्ते पहले शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली मॉडल एक्ट्रेस मनस्वी ममगई को बाहर का रास्ता दिखाया। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।